ये है बिपिन, जो एक स्कूल के बाहर केक बेचता था। जैसे ही स्कूल की बेल बजती, बिपिन शुरू हो जाता। केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। और सारे बच्चे केक खरीदने के लिए बिपिन की ओर दौड़ पड़ते थे। मुझे चॉकलेट केक, मुझे स्ट्रॉबेरी कपकेक, मुझे वैनिला केक। हाँ हाँ, सबको दे रहा हूँ। बिपिन एक एक करके सारे बच्चों को केक दिया करता था और बस कुछ ही देर में उसकी पूरी पेटी खत्म हो जाती। हर रोज वो खुशी खुशी घर पहुंचता। अपर्णा, अरे ओ अपर्णा, आई जी। लगता है कल से ज्यादा केक बनाने पड़ेंगे। वो क्यों जी? ये देखो, पूरी पेटी खाली है और कुछ बच्चों को तो वापस भेजना पड़ा। और वैसे भी मैंने एक और चीज सोची है। क्या? वो बाजार में एक नई कोचिंग क्लासेस खुली है ना, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। सोच रहा हूँ कि सुबह स्कूल और शाम में वहाँ बैठूं, दुगनी कमाई होगी। ये तो बहुत अच्छा है जी। मैं आज से ज्यादा मिश्रण बनाती हूँ। ठीक है। अपर्णा रसोई में गई और एक बड़े से तपीले में आटे का मिश्रण बनाने लगी। तैयार मिश्रण अपर्णा ने कप्स में डाल दिया और कप्स को बेकिंग के लिए ओवन में रख दिया। कुछ देर बाद बिपिन ने ओवन से तैयार कपकेक्स निकाले और उन्हें सजाने लगा। ऐसा करके दोनों पति पत्नी ने ढेर सारे केक बना लिए। अगले दिन जब स्कूल की घंटी बजी, बिपिन वापस चिल्लाने लगा, केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। सारे बच्चे बिपिन की ओर दौड़े और बिपिन ने सभी को केक्स दिए। आज बिपिन के पास केक्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए कुछ केक्स बच गए। बचे हुए केक्स लेकर बिपिन घर आया। देखो, आज केक्स बचे हुए हैं, शाम में इन्हें बेचता हूँ। शाम में बिपिन बाजार में बैठ गया और केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। यहाँ भी बच्चे बिपिन के पास खींचे चले आए। आज बिपिन बहुत थका हुआ था, लेकिन वो बहुत खुश था। देखो अपर्णा, आज तो दुगनी आमदनी हुई है। बहुत अच्छे, अब रोज ऐसे ही करेंगे। अब रोज बिपिन 2 बार केक बेचने जाया करता था। इससे वो बहुत थक जाया करता था। अजी, एक आध दिन छुट्टी भी लिया कीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पैर दबा दो। अपर्णा बिपिन के पैर दबाने लगी। अब बिपिन इतना थक जाया करता था कि वो अपर्णा की केक बनाने में मदद भी नहीं करता था। तो एक दिन अपर्णा ने बिपिन से बात करने की ठान ली। अगर हम दोनों ऐसे ही काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम पहले जैसे रहे। नहीं नहीं अपर्णा, अब इतने सालों बाद हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी है। अब अगर छोड़ दिया तो क्या फायदा होगा? लेकिन ऐसे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बिपिन और अपर्णा सोचने लगे। मेरे पास एक सुझाव है। बोलो। क्यों ना हम बाजार से कपकेक खरीदे और उनको सजा के बेचे। इससे हमारी मेहनत कम हो जाएगी और स्वास्थ्य भी बचा रहेगा। ठीक है, ये भी करके देखते हैं। अगले दिन बिपिन बाजार में एक केक की दुकान में गया और उसने बहुत सारे कपकेक्स खरीद लिए। याद रहे, ये 3 दिन तक ही रह सकते हैं। ठीक है। और फिर अपर्णा और बिपिन ने कपकेक्स को क्रीम से सजाया। बिपिन रोज की तरह स्कूल गया और वहां केक्स बेचे। फिर बाजार गया, वहां भी कपकेक्स बेचे। ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिन बाद भी कुछ कपकेक्स बच गए थे। अब इनका क्या करें? कुछ नहीं, कल बेच दूंगा। इन्हें 3 दिन हो चुके हैं। कुछ नहीं होता। अगले दिन बिपिन ने वही कपकेक्स बेचे और घर लौट आया। शाम को जब बिपिन और अपर्णा साथ में बैठे थे, तब उनकी पड़ोसन विमला वहां आई। अरे अपर्णा, तुमने सुना क्या? क्या? शहर में बहुत से बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती है। और तो और ये सभी बच्चे एक ही स्कूल और कोचिंग क्लास में जाते हैं। आज टीवी पे दिखा रहे हैं। ये बात सुनकर बिपिन और अपर्णा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें हवालात जाना पड़ा। दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की उन्हें सजा भुगतनी पड़ी।
जब मैं 15 साल का था तब मैं छुट्टियों में गांव में अपने मामा के पास रहने गया था। मेरे मामा बहुत अमीर थे और उनकी गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बहुत सारे कमरे थे। हवेली काफी पुरानी थी। हम सभी बच्चे वहां पे लुक्का छुपी खेला करते थे। उस मकान में ऐसी बहुत सी जगह और कमरे थे जो छिपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। वैसे तो ये मकान मुझे अच्छा लगता था, लेकिन रात को मुझे उस मकान में अच्छे से नींद नहीं आती थी। रात भर मैं करवटें बदलता रहता था। मुझे रात को उस मकान में से बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जो रात के सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लगती थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि आखिर ये आवाजें आती कहां से है। मैंने अपने मामा को इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन मामा ने मेरी बात को हंसी में टाल दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो बात है जो वो मुझसे छिपा रहा है। और फिर मैंने उस बात की छानबीन करने की ठान ली। मकान की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा ही बंद रहता था। उस कमरे में मैंने किसी को भी आते जाते हुए नहीं देखा था, सिवाय मेरे मामा के। मुझे पूरा यकीन था कि हो ना हो रात को वो आवाजें उसी कमरे में से आती है। मेरा कौतूहल अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी ही दर्दनाक चीख मेरे कानों पर आ पड़ी। मकान में जैसे एकदम भगदड़ सी मच गई थी। मैं अपने कमरे में से बाहर आया। लाइट चली गई थी। कमरे के बाहर बहुत ही घना अंधेरा था। तभी मैंने मामा को हाथ में लालटेन लिए तीसरी मंजिल के उसी कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। धीमी चाल में मैं भी मामा के पीछे पीछे चलने लगा। कमरे के पास पहुंचते ही मामा ने अपने जेब में से चाबियों का गुच्छा निकाला और उस कमरे का ताला खोलने लगा। कमरे के अंदर से आवाजें अब बढ़ती ही जा रही थी। दरवाजे का ताला खोल के मामा कमरे के अंदर चला गया। मामा हमेशा अपने पीछे दरवाजा बंद किया करता था, लेकिन न जाने कैसे आज वो ये बात भूल गया। दबते पांव मैं उस दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं उसमें से अंदर झांक कर देखने लगा। लालटेन की रोशनी में मैंने अंदर जो भी नजारा देखा वो बहुत ही डरावना था। उस कमरे में किसी बूढ़ी औरत को जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ था। ये चीखे और भयानक आवाजें उसी औरत की थी। उस औरत के सारे बाल सफेद हो चुके थे और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। लेकिन उस औरत की सबसे डरावनी बात अगर कुछ हो तो वो थी उसकी आंखें। बाप रे, ऐसी भयानक आंखें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उनकी आंखें बड़ी और पूरी तरह से लाल थी और वो अपने आप में गोल गोल घूम रही थी। कभी वो गोल गोल घूमती तो कभी वो एक ही जगह पे सहम कर देखने लगती और फिर अचानक वो औरत जोरों से चिल्लाती, अपने हाथ पैर मारने लगती। फिर अचानक वो शांत हो जाती और फिर उनकी होठों पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। उस मुस्कुराहट में छलावा भरा हुआ था। अंदर का ये नजारा देखकर तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे पड़ने लगे। और फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। उनकी वो डरावनी लाल आंखें सीधे मुझ पर ही आ पड़ी और वो मुझे ही घूरने लगी। फिर वो अजीब सी मुस्कुराहट उनके होठों पे आई। आओ, अंदर आओ, घबराओ मत। मैं इतने दिनों से तुम्हारी ही तो राह देख रही थी। अंदर आ जाओ, डरो मत। वो मुझसे ही बात कर रही थी। मामा ने झटके से दरवाजे को खोला और मैं पकड़ा गया। मामा को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी ना देखा था। वो मुझ पे बहुत ही नाराज हुआ। जिस बात को वो राज रखना चाहता था आखिरकार मैंने वो देख ही ली थी। लेकिन सच मानिए तो अब मैं अपने आप को ही कोस रहा था। मुझे वहां पे नहीं आना चाहिए था। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था और पांव लटपटा रहे थे। मामा ने लालटेन मेरे हाथों में दे दी। फिर मैंने देखा कि मामा उस बूढ़ी औरत के नजदीक गया और उसने उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाया। वो बूढ़ी औरत अभी भी मुझे ही देख रही थी। मैं लटपटाते हुए उस कमरे से बाहर आया। मामा ने मुझे बताया कि उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी। वो अपने इर्द गिर्द बहुत सी परछाइयां देखा करती थी। उनका कहना था कि वो परछाइयां उन्हें डराती है
धमकाती है, उन्हें मारना चाहती है। डॉक्टर का मानना था कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। अस्पताल में उन पर बहुत इलाज किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। फिर मामा उन्हें घर ले आया। कभी कभी वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिक हुआ करती थी, इसीलिए उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा था। मामा ने पूरी कहानी मुझे बताई, लेकिन फिर भी मेरा डर कम ना हुआ। मैं अपने घर वापस जाना चाहता था। मामा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो सुबह ही मुझे शहर छोड़ाएगा। मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं आना चाहता था। मैं अपने घर पहुंचा। उसके कुछ दिनों बाद ही उस बूढ़े औरत की मरने की खबर आई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। रह रहकर मुझे उनकी वो आंखें याद आ रही थी। रात के शायद 2 बजे होंगे। अचानक मेरे कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, मेरे पास आओ। मेरा पूरा बिस्तर पसीने से भीग चुका था। मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप खुल रहा था और उसमें से एक भयानक सी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वहां पे और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो परछाई थी जो मुझे अपने पास बुला रही थी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, मेरे पास